गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। क्लास आपकी 10th है। तो चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश एक तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश में आपका कंप्रीहेंशन आता है ना, ऊपर पैराग्राफ दिया होता है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस ऊपर वाले पैराग्राफ में से छांटने होते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से हिंदी के गद्यांश में होता है। ये पूरा पैराग्राफ गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट जैसे डेट हो गई, हम जो डेट दिख रही है फटाफट उसको अंडरलाइन कर लिया। डेट आपको हमेशा अंडरलाइन कर लेनी है क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन बनता ही है बनता है। ठीक है, डेट हो गई, की हो गया, क्यों हो गया, तो जहां पर ये ऐसे शब्द आते हैं उनको आपको पहले ही अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस लाइन का ये मतलब है कि भाई जो भारत में शिक्षा ऐसे नहीं है कि बहुत टाइम से चली आ रही है। ठीक है, शिक्षा का जो प्रशासन है, पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा जो थी गुरु और शिष्य के थ्रू दी जाती थी, है ना। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई है। पहले ग्रंथ वगैरह का ज्ञान होना लोगों को जरूरी होता था, वेदों का ज्ञान होना जरूरी होता था। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की है, यानी कि जिन लोगों ने भी चाहे चाहे हिंदुओं ने, चाहे मुस्लिमों ने, चाहे किसी ने भी राज किया देशों पे, अपने देश पे, तो उन लोगों ने शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, तो जैसे जहां पे सर्वप्रथम होता है ना, जिस सबसे पहले दिया हो, सबसे बाद में दिया हो, सबसे अंतिम दिया हो, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, के बाद तत्कालीन, ठीक है, जो उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यह दायित्व भी बहुत सीमित था। यह मतलब ऐसा था कि इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी, लेकिन सिर्फ इतना कर दिया था कि भाई शिक्षा पे ना बस 1 लाख रुपए खर्च होना चाहिए। बाकी उससे क्या क्वालिटी आ रही है, कितने लोगों को शिक्षा मिल रही है, या कितने लोग पढ़ना सीख पा रहे हैं, इस चीज पे वो ध्यान नहीं देते थे। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए समुचित रूप से व्यय मतलब खर्च हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। उनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि भाई कितनी जरूरत है, कितने लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, बस उनको ये था कि इतना खर्च हो जाए, इतना इतना खर्च हो गया, उनका काम हो गया, ताकि वो दिखा सके कि हाँ भाई हम भारत की जो शिक्षा है, क्योंकि वो राज कर रहे थे हमारे देश पे राज कर रहे थे। तो अब जो नेता जो अपोज कर रहे थे, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग था, उसको भी सेटिस्फाई करना था। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारे देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा प्रांतों का विषय रहा। ठीक है, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में प्रवृत्त देखने को मिलते हैं। 1921 तक शिक्षा जो है ना केंद्रीय विषय ही रहा, सीमित रहता था, यानी कि केंद्रीय जो राज्य थे उन तक ही सीमित था, प्रांतों में नहीं था। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा। ठीक है ना, अभी भी मतलब राज्य ही इसका अपना करता है। हर राज्य का अपना बोर्ड होता है ना, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन ही रहे। यानी कि वो अभी भी केंद्र के अधीन कौन से हो गए, जिसमें पूरे देश में लागू करना हो। जैसे शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति पूरे देश के लिए लागू करनी है। ठीक है, तो ये केंद्र के हाथ में रहेगा। अब वो शिक्षा नीति किस तरीके से लागू करनी है, कैसे कब से लागू करनी है, ठीक है, क्या क्या ढांचा रहेगा, ये सारा कौन डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा। राज्य अपने तरीके से उसको लागू कर लेंगे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया। कब लिया गया समवर्ती, यानी कि दोनों ही इसमें अपडेशन कर सकते हैं। समवर्ती देखो, संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, ठीक है, और एक कौन सी संघ सूची हो गई। ठीक है ना, जो केंद्र की सूची है, जिसमें केंद्र सरकार जो भी आइटम्स दिए होंगे, केंद्र सरकार उन पे कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो भी आइटम है उस पे राज्य कानून बनाएगा। अब समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो 1976 में ये समवर्ती सूची में ले लिया गया था। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण निर्वाह कर सकेगा। ये होता है कि केंद्र प्रशासन अब जो भी अपना मान लो पूरे देश में कुछ लागू करना है, तो
वो भी कानून बना सकता है। तो एक अच्छी चीज़ है। तो चलो बच्चा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और पहली चीज़ तो पहले आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो, दो तरीके होते हैं हमारे कंप्रीहेंशन को करने के। कुछ बच्चे जो होते हैं, जब पेपर लेंदी होता है, चाहे इंग्लिश में हम कंप्रीहेंशन या फिर गद्यांश कर रहे हैं हिंदी में, तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फटाफट। एक वो कहते हैं ना कि एकदम स्पीड वाली, एकदम एक ग्लांस में हम एकदम से एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि जब पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, तो हमारे मन में आ जाए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन हमें करना है। ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे अपना, कि वो किस तरीके से उसको पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए, विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप जो वर्तमान प्रणाली है हमारी, उसमें क्या चेंज चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं। बच्चा, आपको खुद भी कोशिश करनी है। देखिए, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। धार्मिक शब्द में इक क्या है? प्रत्यय है, तथा धर्म मूल शब्द है। धर्म में इक जुड़ा है। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय एक तरीके से आप कह सकते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, जो शब्दों के पीछे लगकर, ठीक है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं। धार्मिक शब्द में एक प्रत्यय है, धर्म क्या है? मूल शब्द है। यानी कि धर्म में एक जुड़ा है, जब जाके क्या बना है? धार्मिक बना है। विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा बताना है। विशिष्ट क्या हो गया? विशिष्ट होता है एक स्पेशल, ठीक है ना। तो साधारण, सामान्य। सीमित, असीमित, असीम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? शिक्षा को 1976 में, अक्टूबर 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। मैंने अक्टूबर यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष पूछा गया है। शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख समुचित रुपए से व्यय हो, यह देखना मात्र ही था। यानी कि 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बस वो देखना था। आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? गतिविधि आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल ज्यादा कराना चाहिए बच्चों को, कि भाई ये चीजें, जैसे मैथ है, अब मैथ कराते हैं बच्चों को, तो कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि भाई मुझे ट्राइंगल का एरिया क्यों निकालना है, मुझे रेक्टेंगल का एरिया क्यों निकालना है। तो उनको समझाना चाहिए, पहले उनको प्रैक्टिकल कराना चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके बाद थ्योरी होनी चाहिए, है ना। फिर थ्योरी होनी चाहिए। दूसरा चेंज, देखिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। जो भी हमारा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आगे आगे टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बाकी और भी चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन में उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में नहीं आती थी, मैं हमेशा एवरेज थी, ठीक है। तो जो होमवर्क मिलता था वो मेरे लिए ज़्यादा होता था। अब तो ज़्यादा नहीं होता है, अब तो बड़े होने के बाद में थोड़ा माइंड ओपन हो जाता है, तो हम ज़्यादा कवर अप कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनके घर में शुरू से ही एजुकेशन सिस्टम होता है, ट्यूशन भी मिलता है उनको, और वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनको हेल्प भी मिल जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो घर में इतनी हेल्प नहीं मिल पाती, ट्यूशन नहीं लगा पाते, ठीक है ना। ये तो आर्थिक वो हो गया। तो कुछ होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा सा कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि भाई होमवर्क सभी को एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। होमवर्क सभी को थोड़ा सा डिफरेंट मिलना चाहिए, उनकी कैपेसिटी के बेसिस पर, ठीक है। उनकी कैपेसिटी की, वैसे तो देखो, अगर कई बार सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ए सेक्शन में बच्चा हो या सी सेक्शन में बच्चा हो। अभी तो स्कूल्स ने ये भी कर दिया है कि अब क्या करते हैं, सी सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ए सेक्शन में थोड़े से एवरेज बच्चे होते हैं, उल्टा कर दिया, ताकि बच्चे, पेरेंट्स आकर लड़े ना। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इंटेलिजेंट और मतलब एवरेज स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स होंगे उसको पढ़ा पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। अब होता है कि एवरेज स्पीड चलती है, ना बहुत ज़्यादा चलती है ना बहुत कम चलती है। जो बेचारे मतलब जिन जो पढ़ना चाहें तो उनका पीछे सिलेबस छूट गया हो तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा इवॉल्व होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हैं, मतलब आप और क्या, मतलब सजेशन दोगे, आप क्या परिवर्तन चाहते हो कि अभी आपके स्कूल में क्या चीज़ और, मतलब आपको कमी
खलती है कि भाई हमारी शिक्षा में ये चीज़ भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन से 2 परिवर्तन चाहते हैं, और जिस भी बच्चे का सजेशन अच्छा होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हिंदी की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि इन 2 बच्चों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। चलो 3 बच्चों का, 3 बच्चों जो 3 बच्चे जो अच्छा सजेशन देंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा नाम, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। और आप 500 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। आई नो आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि कुछ दिन की वर्कशीट जो थी वो डाउनलोड नहीं हो पाई थी, डाउनलोड बोल रही हूँ, अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी। एंड मैं बताकर भी गई थी कि ये इन दिनों में थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है, लेकिन नाउ अब मैं अपने ऑफिस में पहुंच चुकी हूँ, तो अभी रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएंगी कल से। तो आराम से अपना पढ़ाई करते रहिए, जो डाउट है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको ना, चीज़ें समझ के बस, इस जो मैं अंडरस्टैंड बोलती हूँ ना, समझ जो बोल रही हूँ ना उसको कर लो, बिना समझे आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया ना कि समझने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, ठीक है। खरगोश पूरी स्पीड से भागता रहता है, बीच में सो जाता है। आप अगर आप धीरे धीरे समझ के आगे भी बढ़ेंगे, तो भी आप जो है कछुए को पकड़ सकते हैं, और आप भी इंटेलिजेंट बच्चों में आ सकते हैं, ठीक है। बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, समझते हुए पढ़ाई करेंगे, और जब तक साल का एंड आएगा तब तक हमारा मोस्टली सिलेबस कवर हो चुका होगा, और मोस्टली चीज़ें हमें याद हो चुकी होंगी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो, ठीक है बच्चा। हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से अपना दिन गुजारेंगे, और पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी।